हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में भारतीय राजनीतिक चिंतक है ना, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की ये सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों पर। इसके अंतर्गत ही दोस्तों हम गांधी जी के राजनीतिक दर्शन को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसमें एक छोटा सा एक चेंज है जो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं। दरअसल जब हम ये सेशन कंटिन्यू करने वाले थे तो हमने देखा था कि इससे पहले हमने इस गांधी जी को लेकर के संपूर्ण चर्चा पहले कर चुके हैं। मतलब पहले हम इस पर क्लास ले चुके थे गांधी जी के सेशन पर, और उसमें भी 3 क्लासेस हुई थी। 3 अलग अलग टॉपिक थे, तीनों अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्लासेस हुई थी। एक बार सोचा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें आपको, वहां से आप फॉलो कर लेंगे, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती थी कि सर इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है या इसमें कुछ चेंजेस है। तो उन सारी कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए ही दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के लिए सेशन लेकर आया हूं, और स्टार्टिंग बस आपको ये इंट्रो दे रहा हूं टॉपिक का। ठीक है ना। बाकी आज के इसी सेशन में मैं आपको वही पुराना वीडियो ही जो हम पहले बना चुके हैं, पहले ले चुके सेशन, उसी को यहां पर प्ले करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, थर्ड यूनिट में आप लोग दोस्तों ये देख लीजिएगा कि थर्ड यूनिट में जैसे हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग थर्ड यूनिट में पहला टॉपिक हमारा गांधी जी, और गांधी जी को लेकर के 3 टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अंबेडकर साहब, इस प्रकार से चारों विद्वानों पर हम इस थर्ड यूनिट के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक सेकेंड। ओके, ठीक है ना। तो ये चारों टॉपिकों पर 1 बाय 1 करके चर्चा होगी, और गांधी जी के 3 टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आज और कल में आपको ये गांधी जी वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दूं। क्लियर है ना। आइए तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दूं, उसके बाद में मैं आपको वही क्लासेस प्ले करूंगा यहां पर जो मैंने पहले ले चुका हूं, है ना। डबल मेहनत का मतलब नहीं है। टोटल देखिए टॉपिक टोटल वही है, डेटा पूरा का पूरा वही है जो हम पहले पढ़ा चुके थे, इस कारण से कुछ नया लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है ना। मैं एक बार आपको सभी टॉपिकों से इंट्रो करवा देता हूं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम गांधी जी के राजनीतिक दर्शन की सबसे पहले हम दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत व्याख्या देखने वाले हैं। ठीक है ना। व्याख्या के अंतर्गत दोस्तों ये सारे डेटा हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में गांधी जी के जो गांधीवाद है, गांधीवाद के तत्व देखेंगे। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन अर्थात गांधीवाद, तो गांधीवाद के तत्व देखेंगे। उन तत्वों को हम 4 बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम थर्ड टॉपिक पर आएंगे। आइए इसको हटाते हैं पहले यहां से। थर्ड टॉपिक होगा हमारा सिद्धांतवाद, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का सिद्धांत, है ना। तो कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए थे, तो इस प्रकार से 7 सिद्धांतों पर हम कंटिन्यूअसली इसमें चर्चा करने वाले हैं। 7 सिद्धांत पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। क्लियर है। जो लास्ट में सेशन हुआ था ना, उसमें दोस्तों टोटल ये दिया गया है, और ये इसका पीडीएफ तो आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सभी क्लासेस जितने भी लेक्चर होते हैं सभी लेक्चरों के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। ठीक है ना। आइए इसके बाद में दोस्तों बस ये 3 टॉपिक हमें इसके अंतर्गत पूरे कंप्लीटली डिस्कस करने हैं। ठीक है ना। व्याख्या, तत्व और सिद्धांत, इसके साथ ही गांधी जी के राजनीतिक दर्शन वाला टॉपिक हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू हो जाए, तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, स्टार्ट करते हैं। व्याख्या क्या है? आइए तो दोस्तों सबसे पहले तो स्लाइड को पढ़ेंगे ताकि आपके नोट्स कंप्लीट होते चले, ताकि जब आप इस नोट्स को डाउनलोड करें तो आपको जब बाद में रिवीजन लगाएं तो आपको कंफ्यूजन ना रहे, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। साथ ही साथ इसका व्यवहारिक पक्ष भी आप समझते चले और नोट्स के माध्यम से समझेंगे। तो जब जब भी आप इस नोट्स का रिवीजन लगाएंगे तब तब आपको ये पूरा व्यवहारिक अध्ययन जो हम आपको समझाने वाले हैं वो पूरा याद आता चलेगा, है ना, और क्लियर होता चलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार स्लाइड मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग, उसके बाद में मैं इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी समझाते हुए चलूंगा। गांधी जी का वास्तव में कोई राजनीतिक दर्शन नहीं था। उन्होंने राजनीति के संबंध में कोई भी निश्चित सिद्धांत नहीं दिया है, और ना ही कोई राजनीतिक दर्शन ही विशेष रूप से उनकी कृपा का पात्र रहा है। उन्होंने स्वयं कहा था, गांधीवाद जैसी कोई भी चीज मेरे दिमाग में नहीं है, मेरा यह कोई प्रयत्न भी नहीं है। तो इस पैराग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं, क्या कहें यहाँ पर कि कहने का प्रयास ये है कि गांधी जी ने, जैसे देखिए इससे पहले गांधी से पहले के जितने भी विचारक रहे हैं, उन्होंने किसी पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक को कुछ ऐसा नाम दिया, एक सिद्धांत के रूप में उसको वर्णित किया, अपने विचारों को, जो भी विचार उन्होंने अपनी पुस्तकों में रखे उनको सिद्धांत के रूप में वर्णित किया। लेकिन गांधी जी ने ऐसे कोई सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया,
वास्तविक रूप से गांधीवाद जैसी कोई धारणा है ही नहीं, कोई धारणा नहीं है। गांधीवाद जैसी कोई धारणा नहीं है। राजनीति के संबंध में गांधी जी ने स्पेशली कोई सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने तो स्वयं कहा था कि गांधीवाद जैसी ऐसी कोई भी चीज मेरे दिमाग में नहीं है जो कि मेरे साथ या मेरे बाद में गांधीवाद जैसी कोई धारणा पनपे समाज में, है ना, और ऐसा कोई प्रयास भी नहीं है मेरा। ये गांधी जी ने स्वयं कहा था। तो फिर अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा सर ये गांधीवाद फिर आया कहां से? जब गांधी जी ने गांधीवाद की रचना नहीं की फिर गांधीवाद आया कहां से? तो दोस्तों गांधीवाद आया ऐसे कि 1915 से जब से गांधी जी भारत आए, वो जब से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में भाग लेना प्रारंभ किया, अर्थात ये कि जब से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कदम रखा, तब से लेकर के भारत की आजादी तक गांधी जी के पूरे जीवन काल में उन्होंने जितने भी कार्य किए स्वतंत्रता को लेकर के, उन सब में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काफी सारे से विचार हमें देखने को मिले, जिनके कारण दोस्तों हमें एक नई दिशा दिखी, एक नई दिशा नजर आई। एक दोस्तों एक अर्जेंट कॉल है ना, 1 मिनट में आ रहा हूं वापस में। सॉरी फ्रेंड्स, एक अर्जेंट कॉल था, इस कारण से थोड़ा जाना पड़ा। ओके, इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों स्पष्ट रूप से ये कह दिया था गांधीवाद के बारे में कहा गया कि गांधीवाद जैसी कोई धारणा जो है अस्तित्व में नहीं थी, बल्कि गांधी जी के जितने भी विचार थे गांधी जी के बाद की बात कर रहे हैं हम। गांधी जी के बाद में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद जब गांधी जी के जितने भी विचार थे उनके पूरे जीवन काल के, उन सभी विचारों का एक संकलन किया और बाद में उसका प्रतिपादन किया। तो वही जो गांधी जी के जितने भी विचार प्रारंभ से लेकर के उनके अंतिम समय तक रहे हैं भारतीय राजनीति के अंतर्गत, वो सब के सब गांधीवाद कहलाए। ठीक है ना। तो इसके आगे उन्होंने कहा था कि मैंने किसी भी नए सत्य का आविष्कार नहीं किया। अब इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देना, इन शब्दों पर, इन शब्दों में बहुत गहराई छुपी हुई है दोस्तों। उन्होंने कहा था, देखिए पहले तो क्या कह दिया उन्होंने कि गांधीवाद जैसी कोई धारणा मेरी नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रयास है कि मैं गांधीवाद की का कोई जो है स्थापित करूं, गांधीवाद की स्थापना करूं। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा था कि मैंने किसी भी नए धर्म का आविष्कार नहीं, नए सत्य का आविष्कार नहीं किया। क्या कहा इन्होंने कि किसी भी नए सत्य का आविष्कार नहीं किया, बल्कि सत्य को जैसा मैं जानता हूं उसी के अनुसार चलने का और लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। हाँ, कभी कभी प्राचीन सत्य सिद्धांत पर एक नया प्रकाश डालने का प्रयास अवश्य करता हूं। अब जरा समझिए यहाँ पर दोस्तों, एक जो लास्ट वाला जो पेरा है, इसी में उनका पूरा एक सत्य छुपा हुआ है। इन्होंने क्या कहा कि मैंने किसी भी एक नए सत्य का आविष्कार नहीं किया है। पहली बात, जिस सत्य की मुझे जानकारी है मैं उसी को लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। साथ ही साथ में एक छोटा सा प्रयास अवश्य है मेरा, और वो ये है कि प्राचीन सत्य जो है हमारी समाज का, हमारी संस्कृति का जो प्राचीन सत्य है, जिसे लोग जानते नहीं हैं या फिर भूल गए हैं, उस सत्य को उजागर करने का कार्य मैं अवश्य करता हूं। उस सत्य को उजागर करने का कार्य अवश्य करता हूं।
इन शब्दों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांधीवाद कोई नया राज दर्शन नहीं था, उन्होंने राजनीति को नैतिक छत्रछाया में पनपाने का स्वप्न देखा। पढ़ लिया आप सबने। अब दोस्तों इसका एक व्यवहारिक रूप से अब इसको पूरे को एक साथ समझने का प्रयास करें। अब पूरा क्या है देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि गांधीवाद जैसी कोई धारणा नहीं थी, ना गांधी जी से पहले थी ना गांधी जी के समय में, बल्कि गांधीवाद कब आया? गांधी जी के बाद में। अब वो गांधीवाद आया कैसे? कि गांधी जी ने खुद अपने सिद्धांत लिखे थे? बल्कि नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि गांधीवाद का मतलब यहाँ पर गांधी जी के जो विचार है उनको एक पुस्तक के रूप में संकलित करने को लेकर कह रहा हूं मैं, है ना। तो उसी को लेकर चलिए आप लोग। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि गांधीवाद जैसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही मैं कोई प्रयास कर रहा हूं। ये अवश्य है कि जो सत्य है उस सत्य को उजागर करने का प्रयास मैं करता हूं। ठीक है। इस पूरे राजनीतिक दर्शन के अंदर उन्होंने जितने भी अपने विचार रखे हैं उन सभी विचारों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करके जब बाद में प्रकाशित किया उसी को हमने यहाँ पर गांधीवाद बोल दिया। और आज जो हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो पुस्तकों में हम गांधी जी के उन विचारों को पढ़ रहे हैं जिसपे उन्होंने कभी भी एक सिद्धांत या ग्रंथ लिखने का प्रयास नहीं किया स्वयं के ऊपर, बल्कि ये बाद में उनके सभी विचारों को संकलित करके हमने स्वयं उसको बनाया और गांधीवाद का रूप दिया उसे, और उसी का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहां से दिमाग की कंफ्यूजन पूरी खत्म हो जानी चाहिए। देखिए, जितने भी अभी तक के विचारक थे उन सबने कहीं ना कहीं पुस्तकें लिखी थी, उन्होंने अपने विचार दिए थे, लेकिन उन विचारों में उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो अपने विचार थे स्पष्ट तौर पर राज्य से संबंध थे, समाज से संबंधित थे, राजनीति संबंधित जितने भी विचार थे उन्होंने सब एक पुस्तक के रूप में लिखे थे, दिए थे अपने स्वयं के नाम से। लेकिन गांधी जी ने ऐसी कोई सिद्धांत नहीं दिए थे, बल्कि उनके विचार, उनके द्वारा लागू कए सिद्धांतों को हमने बाद में संकलित किया। संकलित मतलब इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और लागू कर दिया समाज पर। उसी को हम आज गांधीवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो गांधीवाद था, या कहें कि गांधी जी के जो विचार थे वो कौन से तत्वों पर आधारित थे, कौन से तत्वों पर आधारित थे। देखिए, कोई सा भी दर्शन हो, कोई से भी विचार हो, विशेष तत्वों पर आधारित जरूर होते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो उनके विचार किस पर आधारित थे दोस्तों? उस पूरे के पूरे श्रमिक वर्ग पर। श्रमिक वर्ग के हाथों में सत्ता हस्तांतरण, अर्थात कि श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र, इस पर पूरे आधारित थे उनके विचार। या कहें कि एक शब्द में कहें तो साम्यवादी विचारों पर आधारित थे। ठीक उसी प्रकार से गांधी जी के विचार या गांधी जी का राजनीतिक दर्शन किन तत्वों पर आधारित था? तो उन तत्वों को हम बात करें दोस्तों तो ये चार तत्व जो आपको नजर आ रहे हैं यही चार तत्व थे। इन्हीं पर उनके पूरे विचार, पूरे सिद्धांत सिर्फ इन चार तत्वों पर आधारित थे। पहला, वो ईश्वर में श्रद्धा रखते थे। दूसरा, वो व्यक्ति के विशेष गुणों में विश्वास करते थे। तीसरा, सत्य में विश्वास करते थे। चौथा, अहिंसा में विश्वास करते थे। ये चार विशेष तत्व थे उनके सभी विचारों के। क्लियर हुआ है ना? तो अब जरा समझते हैं कि ये विचार, ये तत्व थे क्या क्या। तो वैसे तो इनको समझाने की आवश्यकता मुझे पड़ेगी नहीं, क्योंकि यार ईश्वर में श्रद्धा, इसमें क्या समझाऊंगा मैं आपको, आप शब्द को इस हेडिंग को पढ़ के ही समझ चुके हो, है ना। उसके बाद में व्यक्ति के उच्चतम गुणों में विश्वास। भाई गांधी जी जो भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति चाहे कितना भी दुष्ट प्राणी हो, वो ये मानते थे कि चाहे कितना भी दुष्ट प्राणी हो, प्रत्येक व्यक्ति में अच्छे गुण अवश्य होते हैं। बस जरूरत यह है कि सही समय पर उन अच्छे गुणों का इस्तेमाल करना आना चाहिए उस व्यक्ति को, और वो हमें सिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया व्यक्ति के उच्चतम गुणों में विश्वास, सत्य में विश्वास, अहिंसा में विश्वास। इसमें क्या पढ़ा है आपको, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए डिटेल करके रखी हुई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको सब कुछ एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए आपको डाटा मिल सके। इसके लिए पूरा एक बार पढ़ूंगा अभी मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन, कोई ऐसी शब्दावली ना मिल जाए जो आपको बाद में कंफ्यूज कर दे। तो दोस्तों, गांधी जी के जितना भी जो पूरा राजदर्शन था, पूरे के पूरा उनके जो स्वयं के चरित्र था उस पर निर्भर थे। गांधी जी के दर्शन के जो तत्व थे ना, वो तत्व गांधी जी के व्यक्तित्व पर ही आधारित थे। अब समझ जरा, गांधी जी के विचार जिन तत्वों पर आधारित थे वो तत्व स्वयं गांधी जी के चरित्र के तत्वों पर आधारित थे। गांधी जी का जो आचरण था उसी पर आधारित थे। ठीक है। तो आइए सबसे पहला हम इसका पॉइंट देखते हैं, श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा। ईश्वर में श्रद्धा, तो गांधी जी
ईश्वर में श्रद्धा और आस्था रखते थे। ईश्वर में श्रद्धा व आस्था रखे बिना हम अपने किसी भी कार्यक्रम में उन्नति नहीं कर सकते, ये गांधी जी का कहना था। साथ में उन्होंने कहा था कि ईश्वर में आस्था रखे बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा सत्याग्रही नहीं हो सकता या सत्याग्रही होने का सपना पूरा नहीं कर सकता। ठीक, इसके बाद में व्यक्ति के उच्चतम गुणों में विश्वास। तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ दैवीय गुण अवश्य होते हैं, उनका समावेश अवश्य होता है। व्यक्ति चाहे कैसा भी दुर्गुणी हो, किंतु उसमें कुछ ना कुछ दैवीय गुण अवश्य होते हैं और उन देवी गुणों की अभिव्यक्ति उचित अवसर पर कर सकता है। वो व्यक्ति चाहे तो उन अच्छे गुणों की अभिव्यक्ति अर्थात उन अच्छे गुणों का प्रयोग अच्छे अवसर पर, सही अवसर पर, सही वक्त पर कर सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, छात्रों का ही लेते हैं भाई। हम अब बीए के स्टूडेंट हो तो बीए के ही छात्रों का एग्जाम्पल लेंगे। बीए को पढ़ा रहे तो हम बीए के स्टूडेंटों में जो है कितने दुर्गुण पाए जाते हैं कि पूरा साल भर मक्कारी मारते, बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन क्या फिर भी अच्छे गुण नहीं होते? वो अच्छे गुण हमें एग्जाम के टाइम देखने को मिलते हैं। जैसे ही एग्जाम की डेट आती है वैसे ही हम अलर्ट हो जाते हैं और हमारे अच्छे गुण जो है अब हमको इंडिकेट करने लगते हैं कि बाबू पढ़ लो, अब नहीं पढ़े तो लुढ़क जाओगे, है ना। और इसी कारण से उन सही अवसर पर, एग्जाम के वक्त सही अवसर पर हम अपने अच्छे गुणों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देते हैं और लास्ट में जाकर जैसे तैसे करके पास हो ही जाते हैं। सही है ना। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है सत्य। सत्य तो उनका सत्य और अहिंसा तो गांधी जी के सबसे बड़े अस्त्र थे। सत्य का अर्थ होता है सद्भाव। सत्य का अर्थ क्या होता है? सद्भाव। और असत्य का अर्थ होता है ना होना। समझिए जरा क्या कहा उन्होंने कि सत्य का अर्थ होता है सद्भाव और असत्य का अर्थ होता है ना होना, अर्थात जिसका कोई अस्तित्व ना हो। अब जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो अस्तित्व विहीन है, उसकी जीत भला कैसे हो सकती है? तो गांधी जी सत्य की विजय पर ही हमेशा जोर देते रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण करने के लिए आग्रह करते हैं। किससे? मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण करने के लिए आग्रह करते हैं। ठीक, उसके बाद में दोस्तों हम इनका चौथा जो तत्व था, आधारभूत तत्व, तो अहिंसा। अहिंसा का अर्थ केवल नाम, अब देखिए समझिए जरा अहिंसा को। कई सारे दोस्त तो अहिंसा का अर्थ समझते होंगे कि बस किसी पर हाथ ना उठाना अहिंसा हो गई। अब समझिए, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति आपको आकर के एक जो है कोई भी आपको आकर के एक चैलेंज करता है या कहे कि आपको गाली देता है। ठीक है, अब उसके परिप्रेक्ष्य में दो रिप्लाई आपके हो सकते हैं। एक, आप उसको मारे या उसको गाली दें। दूसरा, आप चुप रहे। ठीक है, अब हमने मान लिया कि आप गांधी जी से काफी प्रभावित थे, तो आपने अहिंसा का इस्तेमाल करते हुए आपने चुप रहना ज्यादा बेहतर समझा। ठीक है, तो अब आप चुप रह गए, लेकिन उस चुप रहने के भी दो कारण हो सकते हैं। दो कारण हो सकते हैं, एक अहिंसा, दूसरा निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या? एक अहिंसा और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरोध। अब अहिंसा का मतलब क्या हुआ और निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? तो दोनों का मतलब समान है, किसी पर हाथ ना उठाना, किसी को चोट ना पहुंचाना। लेकिन इसमें एक मामूली सा अंतर है और वो अंतर ये है दोस्तों कि निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने आपको आकर गाली दी या आप पर हाथ उठाया, तो आपने उस पर हाथ नहीं उठाया। उसका कारण था कि आप उसको जवाब देने में अर्थात उस पर हाथ उठाने में सक्षम नहीं थे। इस कारण से आपने हाथ नहीं उठाया, अर्थात कि आप उस सामने वाले व्यक्ति से डर गए। डर के कारण आपने उस पर हाथ नहीं उठाया। ठीक, वहीं अहिंसा का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति ने आपको आकर एक लप्पड़ मारा और वो अकेला है और आपके साथ 10 लोग खड़े हुए हैं, जबकि वो एक दुबला पतला सा व्यक्ति, आप बढ़िया हेल्दी हो, एक लप्पड़ मारोगे तो शायद वो उठ ही जाए। ठीक है, तो ऐसी हालत, उसके बाद भी आप चुप रहते हैं। आपको पता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं इसको जवाब दे सकता हूं, लेकिन फिर भी आप चुप रहे, उसको हम कहेंगे अहिंसा। क्लियर हुआ दोनों? तो दोस्तों, गांधी जी का जो विश्वास था वो अहिंसा में था, ना कि निष्क्रिय प्रतिरोध।
क्लियर हुआ दोनों मैटर? तो इसमें अब आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को कंफ्यूज करना है तो मैं आपको एक नया सवाल दे रहा हूं, ये लोगों से आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, भाई अहिंसा और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर समझा दीजिए। ठीक है, किसी से अहिंसा का मतलब सब जानते हैं कि हाथ ना उठाना, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने अच्छे विस्तार से इसको पढ़ा होगा या गांधी दर्शन को विस्तार से पढ़ा होगा उसको पता होगा निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है। वो जिसको पता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब भी वही होता है, किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी पर हाथ ना उठाना, और अहिंसा का अर्थ भी वही होता है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है जो आप समझ चुके हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब एक बार स्लाइड पढ़ लेते हैं। तो अहिंसा का अर्थ केवल ना मारना ही नहीं, व्यापक अर्थ में अहिंसा का अर्थ किसी व्यक्ति को मन वचन व कर्म से हानि ना पहुंचाना है। किस किस से? देखिए, सिर्फ मारना ही मतलब नहीं होता है कि नहीं मारना ही अहिंसा का मतलब नहीं होगा, बल्कि मन से मन में भी आप गलत नहीं सोचोगे। अगर आपने मान लेते हैं कि आपने इस पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन आपने मन में सोच लिया कि बेटा अगर अहिंसात्मक नहीं होता तो अब तुझे बहुत मारता, तो अब आप अहिंसात्मक नहीं रहे। जहां आपने सोचा, मन से सोचा, भाई आप हिंसात्मक बन गए, अहिंसा का पालन नहीं कर पाया। ठीक है, पहली बात। वचन अर्थात बोलकर भी किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, साथ ही साथ में आप किसी को मारेंगे भी नहीं। ठीक है ना? तो हानि ना पहुंचाना। गांधी जी की अहिंसा केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं थी, वास्तविक रूप से अहिंसा का अर्थ तो समस्त जीवधारियों के प्रति प्रेम की भावना रखने से है। इसी भावना के आधार पर गांधी जी ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया था। क्लियर हुए? तो दोस्तों ये 4 तत्व विशेष थे, ये विशेष 4 तत्व थे जिन पर हम गांधी जी के अध्ययनों को कंप्लीट करें। ठीक, इसके बाद में जब हम बात करेंगे, अब इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों हम गांधी जी के सिद्धांतों पर, कि गांधी जी ने अपने जीवन काल में कौन कौन सिद्धांत दिए। तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर हम यहाँ बात करेंगे। इसके अलावा 2 विशेष सिद्धांतों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, जो उनकी एक लंबी विचारधारा रही थी, सत्याग्रह और अहिंसा। ठीक है ना? तो इसमें 7 पॉइंटों पर 7 बिंदुओं के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये, और गांधीवाद से संबंधित जितनी भी समझ सोच है वो सब के सब हमारी इसमें विकसित हो जाएगी, और एक यकीन मानिए एक नया दृष्टिकोण हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों इनको एक एक करके और 7 ही पॉइंटों को हम अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे कि हमारा जो कंफ्यूजन है दिमाग में वो क्लियर हो जाए। चलिए, थोड़ा सा पानी आप लोगों को पानी पी लीजिए, काफी टाइम हो गया है, और मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बॉटल पीली हो रही है यार। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति और धर्म का संबंध। देखिए, जो 7 बिंदु 7 कंसेप्ट आप देख रहे हैं ना, बहुत इजी है। थोड़ा सा अपनी मन की आंखों से भी इनको देखने का प्रयास किया करें। मन की आंखों से मतलब कि इनको थोड़ा विश्लेषणात्मक रूप से देखने की कोशिश किया करें। रट्टू तोते की तरह से पढ़ के निकलना नहीं है, तो इनको समझने का प्रयास, पॉइंटों को समझने की कोशिश क्या करें। जैसे मैं आपको बोलता हूं, देखिए सबसे पहला समझने का उत्तरदायित्व होता है हमारा प्रश्न को। जब हम एग्जाम में बैठते हैं, सबसे अहम जो कार्य होता है आपका पूरे एग्जाम सेंटर में, सबसे पहला काम होता है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न को समझना, प्रश्न की प्रकृति को समझना। अगर आपको प्रश्न समझ आया तो उसका उत्तर आप 100% लिख दोगे। ठीक है, वही सिद्धांत आपका अध्ययन के समय भी लागू होता है, और वो ये कि जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो जो हेडिंग है उस हेडिंग को तो समझिए यार। जब हेडिंग को अच्छे समझोगे तो उसका मतलब भी समझ जाओगे। अभी देखिए, अगर आप लोगों को मुझे सफिशिएंट डाटा नहीं देना होता रिवीजन करने के लिए, तो मेरे लिए क्लास कितनी छोटी और कितनी आसान हो जाती। ये 7 पॉइंट है, 7 ही पॉइंटों को मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता, मेरी टेंशन ही यहीं खत्म हो जाती। लेकिन बिना कारण से जो है इसके अंदर डिटेल डाल के और पीपीटी को और लंबा कर दिया। अब कितना सिंपल है, राजनीति तथा धर्म का संबंध। अब भाई गांधी जी राजनीति और धर्म में संबंध विशेष मानते थे। धर्म को राजनीति में इन्होंने ही इंक्लूड किया था, बाकी और विचारक थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था धर्म और राजनीति साथ साथ नहीं चल सकती। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ये गलत है, धर्म के साथ राजनीति चल सकती है, धर्म के साथ राजनीति चल सकती है। अब क्यों कहा था उन्होंने, समझ रहे ना? इसके अलावा साध्य और साधन की पवित्रता, तो यार अब तक के सेशन में कितनी बार तो बोल चुका हूं, साध्य साधन साध्य साधन, क्या आप भूल गए क्या उस बात को? उसके अलावा समाज सेवा कोई नया कंसेप्ट है क्या? व्यवहारिकता पर बल, गांधी जी के प्रत्येक विचार प्रत्येक कार्य व्यवहारिक हुआ करते थे, सभी के लिए समान थे वो। इसके अलावा दर्शन की सर्वव्यापकता, भाई
उनका जो दृष्टिकोण था, उनका जो सोचने का तरीका था, वो सिर्फ आज पर निर्भर नहीं था, वो 100 साल पहले का भी सोच लेते थे। 100 साल पहले का सोचकर कि आज की प्लानिंग करते थे। वो बहुत ही दूरदर्शी प्राणी थे वो। इसलिए कहा गया कि उनका जो दर्शन था, उनके जो विचार थे, वो सर्वव्यापक थे। सिर्फ भारत को लेकर के, क्षेत्र को या भारत को लेकर ही नहीं, पूरे विश्व को लेकर के वो सोचते थे। स्वतंत्रता पर गांधी जी के विचार, स्वतंत्रता पर गांधी जी के क्या विचार थे, आपको सिखाना पड़ेगा इसमें बच्चों की तरह। लोकतंत्र पर गांधी जी क्या विचार थे, बताइए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी करें। और आपको मेहनत करने में ये नहीं बोल रहा हूँ किताब उठाइए और बस रटन विद्या चालू कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। लेकिन मेहनत करने का मेरा मतलब ये है कि आप जैसा बोल रहा हूँ ना, उसका 50% तो कीजिए यार, एक बार करके तो देखिए। अगर बेनिफिट नहीं होता तो मुझे बताइए कि सर आपने जो बोला ऐसा नहीं हो पा रहा है। अरे एक बार प्रयास करने में क्या जाता, कोशिश तो कीजिए। और वैसे भी अगर आप आगे चलकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो ये जो रटन विद्या जिस तरह से आप पढ़ते हो ना, ये किसी काम नहीं आने वाली दोस्तों, किसी काम नहीं आने वाली। उसमें आपका जो सोच का जो क्षेत्र है, आपकी जो बुद्धि का जो पूरा क्षेत्र है ना, उसका विस्तार करना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सोचना ही पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है और, है ना। तो जो हेडिंग है उस पर फोकस करें और कोशिश किया करें कि इसी हेडिंग को पढ़ने के बाद में मैं अंदर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसके अंदर पढ़िए मत, उसको पढ़िए, लेकिन उसके आदी मत बनिए। इतनी हिम्मत रखिए कि हेडिंग पढ़ने के बाद उसका जवाब स्वयं दे सको। और वो कैसे हो पाएगा, जब आप प्रत्येक शब्द को बहुत ही सावधानी के साथ में और उसको समझते हुए बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो एक एक करके जरा इनको, जिनको समझ नहीं आता है उन दोस्तों को बोल रहा हूं, समझ लीजिए। राजनीति धर्म का संबंध। राजनीति धर्म से प्रभावित होती है। धर्म के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण व्यापक था। क्या कहा उन्होंने, राजनीति जो है, ये गांधी जी के विचार बता रहा हूं मैं, ये अपने स्वयं के या किसी अन्य दार्शनिक के ना बताते हुए मैं गांधी जी के बता रहा हूं। गांधी जी ने कहा था कि राजनीति जो होती है ना, वो धर्म से प्रभावित होती है, धर्म से प्रभावित होती है। धर्म के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण व्यापक था। अब धर्म को लेकर ऐसा मत सोच लिए कि एक हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, इन धर्मों की बात कर रहे हो। ये सर्वव्यापक धर्म की बात करते हैं। ये एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए विश्व धर्म की बात करते हैं। ये जिस धर्म में मानवता समाहित हो, ऐसे धर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप होना आवश्यक है। जब धर्म राजनीति में होगा तभी जाकर के राजनीति में नैतिकता का प्रवेश हो पाएगा। काय का, नैतिकता का। वो जब तक राजनीति में नैतिकता नहीं होगी तब तक राजनीति समाज कल्याण के मार्ग पर कभी नहीं चल पाएगी, अर्थात समाज का कल्याण संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा गांधी जी का कहना था। तो धर्म के संबंध में गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो संकुचित न होकर के सर्वव्यापी था, व्यापक था। राजनीति में धार्मिक भावना का अर्थ क्या हुआ, समाज कल्याण। क्या हुआ, समाज कल्याण। किसी एक धर्म को उठाकर, मेरे भाई जब मैं धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये लोग इतने मतलब दिमाग से इतने शक्तिशाली लोग थे कि इन्होंने संकुचित धारणा नहीं रखी है। अब आपने जैसे धर्म शब्द को लिया, आपने फट से अपने या किसी अपने पड़ोसी के धर्म के बारे में सोच लिया, तो यहाँ उन धर्मों से मतलब नहीं है। यहाँ धर्म की बात हो रही है मानव कल्याण वाले धर्म की, मानव धर्म की, ठीक है, जिसमें पूरी मानवता समाहित हो, उस धर्म की बात यहाँ पर हो रही है। तो गांधी जी का धर्म की ओर इशारा वही था। क्या ये लिखा हुआ भी है, देखिए इसमें कि धार्मिक भावना का मतलब क्या है यहाँ पर, समाज कल्याण। समाज कल्याण तो राज्य को चाहिए कि वह शोषित वर्ग, श्रमिक वर्ग और निर्धन वर्ग तथा दलित वर्ग के दुखों को हनन करके उनका कल्याण करे। और ये कब संभव हो सकता है, जब राजनीति में धर्म का प्रवेश हो। धर्म कौन सा, मानव कल्याण वाला धर्म, अर्थात नैतिकता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है साध्य और साधन की पवित्रता। तो दोस्तों, व्यक्ति को उच्च आदर्शों की प्राप्ति करनी चाहिए, किंतु साथ ही साथ में साध्य की उच्चता के साथ ही साथ में साधन भी उच्च होने चाहिए। गांधी जी सिद्धांत में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे कि हमें अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रकार के साधनों को अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। जरा आप यहाँ तक रुक जाइए। कुछ दोस्त है जिनको समझ नहीं आता है साध्य और साधन वाला फंडा, तो मैं जरा समझा दूं उनको।
गांधी जी का कहना यह था कि भाई आप सफल बनिए, आप सफल बनिए और बनना भी चाहिए। ये एक व्यक्ति की पहचान, एक मनुष्य की पहचान है कि मनुष्य, जो मनुष्य है ना, वो हर पल कुछ आगे बढ़ने का सोचता है, वो सोचना भी चाहिए। लेकिन लेकिन कुछ लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो तरीका आप अपना रहे हो ना, हर प्रकार का तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छा तरीका होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, गलत तरीका नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है। तो जिसको आप पाना चाहते हो, जो लक्ष्य है आपका, वो तो हो गया आपका साध्य। तो गांधी जी का कहना था कि साध्य तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, साथ ही साथ में उस साध्य तक पहुंचने के लिए, अर्थात उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन साधनों का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो साधन भी आपके शुद्ध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ना कि दोषपूर्ण। क्लियर है? एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्या? एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम के लिए ले लीजिए आप, भाई अगर आप एक चाहते हैं कि एग्जाम में आप 90 प्लस परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो 90 प्लस परसेंटेज लाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसके बारे में सोचना भी चाहिए आपको। तो ये 90 प्लस परसेंट लाना आपका साध्य हो गया। लेकिन 90 प्लस परसेंट लाने के लिए आप किन साधनों का प्रयोग करते हैं? क्या आप पूरी कड़ी मेहनत करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर आप चीटिंग करना चाहते हैं, चीटिंग के द्वारा आप जो है 90% प्राप्त करना चाहते हैं? तो गांधी जी का कहना यही था कि आपका लक्ष्य तो अच्छा है, लेकिन जो साधन है ना, वो साधन शुद्ध होना चाहिए, अर्थात कि आपको मेहनत करके और 90+% लाने चाहिए, ना कि चीटिंग करके। ठीक है ना? तो यही था साध्य और साधन में पवित्र, साध्य और साधन की पवित्र। ठीक। नेक्स्ट है समाज सेवा। समाज सेवा, तो यार देखिए, जहां पर बात आएगी समाज कल्याण की, तो समाज सेवा का भाव तो अपने आप आएगा ना। तो व्यक्ति, आइए स्लाइड पर जरा इसको पढ़ लेते हैं, इसी में क्लियर हो जाएगा। व्यक्ति एक मिनट यार, मार कर लेना पड़ेगा, हाईलाइट। ओके। तो व्यक्ति समाज सेवा करके ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। क्या कहा यहाँ पर? व्यक्ति में देखिए, अगर राजनीति धर्म अगर राजनीति में होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति नैतिक होगा। व्यक्ति ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जो राज्य के अंदर जो कर्मचारी है, वो भी नैतिक होंगे। वो जब वो नैतिक होंगे तो समाज सेवा में विश्वास करेंगे, और समाज सेवा के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो व्यक्ति तथा समाज का संबंध एक पवित्र एवं अटूट संबंध है। व्यक्ति पर समाज का एक बड़ा ऋण है, जिससे व्यक्ति समाज की सेवा करके उस ऋण से मुक्त हो सकता है। अतः व्यक्ति को समाज की सेवा करना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारिकता पर बल। तो गांधी जी जो है आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों में ही समान रूप से विश्वास करते थे। किस किस पर? आदर्शवाद को भी मानते थे, ये आदर्शवाद को भी मानते थे, और यथार्थवाद को भी मानते थे, यथार्थवाद को भी मानते थे। जैसे कि अरविंद घोष आदर्शवादी थे, आध्यात्मिक थे, उनको उनके सिद्धांतों में भी ये विश्वास रखते थे। वहीं एम.एन. राय जो कि पूरी तरह से भौतिकवादी थे, यथार्थवादी थे, उनके सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। हम और कहते थे कि हमारे आदर्श किसी भी काम के नहीं है यदि उनका क्रियात्मक रूप में प्रयोग ना किए जाए। अर्थात ये कि भाई आप कैसे भी विचार रखिए, आपके विचार कैसे भी हो, आप कुछ भी करिए, लेकिन जो आपके विचार है, उन विचारों का कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए, अर्थात कुछ परिणाम मिलना चाहिए। और वो परिणाम कैसा हो? समाज कल्याण के हित में हो, समाज के हित में हो, वो आपके विचार होने चाहिए। तभी जाकर के आपके विचार जो है किसी काम के होंगे। ये तो किस काम के विचार है? जो समाज के काम ही ना आ पाए, देश के काम ना आ पाए। ठीक है ना? नेक्स्ट है दर्शन की सर्वव्यापकता। तो गांधी जी अपने राज दर्शन को संकीर्ण या राष्ट्रीय हित से नहीं देखते थे। उनका कहना, मेरा राज दर्शन एक विशेष राष्ट्रीय समुदाय के लिए ना होकर के बल्कि पूरे संसार के लिए है। इस प्रकार गांधी जी के राज दर्शन से संबंधित सिद्धांत में सर्वव्यापकता पाई जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सा कहने का अर्थ यही हो गया कि गांधी जी ने जो अपने विचार दिए हैं, उन विचारों को उन्होंने भारत की सीमाओं से नहीं बांधा है, अर्थात उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये विचार सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है, बल्कि ये हमारे जो विचार उन्होंने दिए हैं, ये विचार पूरे विश्व में लागू होते हैं, पूरे विश्व में इन विचारों को लागू किया जा सकता है। और आज भी दुनिया के कई देशों में इन विचारों को लागू किया जा रहा है। विश्व के कई देशों में दोस्तों विचारों को लागू किया जा रहा है। ठीक है?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता पर गांधी जी के क्या विचार थे। स्वतंत्रता पर तो गांधी जी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल देते थे। किस पर? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। व्यक्ति को उसके विकास का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए। व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक तीनों प्रकार की स्वतंत्रता मिलना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए जरूरत ही नहीं थी कि उसके कहने की भाई स्वतंत्रता पर गांधी क्या विचार होंगे। तो यार सबसे अच्छी स्वतंत्रता कौन सी है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे उचित स्वतंत्रता है। तो उसी पर गांधी जी बल देते थे। वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अपना विकास करने के पूरे पूरे अवसर प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिए। और एक राजनीति में अर्थात एक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक इन तीनों प्रकार की स्वतंत्रताएं होना आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट है लोकतंत्र पर गांधी जी के क्या विचार थे। तो दोस्तों लोकतंत्र पर, लोकतंत्र की शासन व्यवस्था के लिए राजकीय सत्ता का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। लोकतंत्र, अब जरा दोस्तों ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है, समझना पड़ेगा। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था, देखिए जब भारत आजाद हुआ तब कई प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी और कई प्रकार की सोच वहां चल रही थी कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। तो गांधी जी का कहना था कि भारत में लोकतंत्र तो हो लेकिन उस सरकार का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अर्थात कि स्थानीय सरकार मजबूत हो और स्थानीय सरकार के द्वारा राज्य सरकार, राज्य के द्वारा केंद्र सरकार, इस प्रकार से पूरी शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। वो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन हो? स्थानीय सरकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, किसी कारण बस ऐसा नहीं हो पाया। सर्वशक्तिशाली जो है वो आज हमारी केंद्र सरकार है, बल्कि गांधी चाहते थे कि जो स्थानीय सरकार है वो ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए थी। तो इसी कारण उन्होंने कहा था कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए सत्ता का। लोकतंत्र हिंसात्मक साधनों द्वारा लागू नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग ना हो, बल्कि लोकतंत्र की भावना का संबंध हृदय से है, बलपूर्वक नहीं दी जा सकती इसको। ठीक है। वो वही लोकतंत्र उत्तम है जिसमें व्यक्ति को, नागरिक को शासन की आलोचना करने की स्वतंत्रता हो, अर्थात ये कि प्रत्येक नागरिक को सरकार की, शासन की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। उसी को हम यहाँ लोकतंत्र कह सकते हैं। इसके अलावा संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद व्यर्थ है। तो गांधी जी ने संसदीय प्रणाली में ये मंत्रिपरिषद का पूरा पूरा विरोध किया था। इसका कारण यह था कि मंत्रिमंडल के सदस्यों में सच्ची ईमानदारी नहीं पाई जाती। मंत्रिमंडल जो सदस्य होते हैं वो ईमानदार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें तो पूरे 5 साल अपनी कुर्सी बचाने में जो है अपनी पूरी एनर्जी को लगाना पड़ता है। जनता की भले की वो सोच ही का पाते, बेचारों के पास टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से गांधी जी के जो राजदर्शन के कुछ सिद्धांत रहे हैं, उन सिद्धांतों के अंतर्गत ही चुनावों के प्रति गांधी जी का विचार अच्छा नहीं था। इसी में ही है ना, चुनावों के प्रति गांधी जी का विचार अच्छा नहीं था। उनका विचार था कि चुनावों के द्वारा एक शोषणकारी वर्ग का उदय होता है। शोषणकारी वर्ग का उदय होता है। कौन सा वर्ग का? शोषणकारी वर्ग का, जो कि जनता का शोषण करता है। ठीक है। जिसके द्वारा व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाता है। ग्रामों के संगठन को वहां के निवासियों के अनुकूल होना चाहिए। भाई गांव में जो ग्रामीण, अर्थात कहें कि जो स्थानीय सरकार होती है, ग्रामीण सरकार होती है, वो सरकार या ग्रामीण व्यवस्था वहां के निवासियों के अनुकूल होनी चाहिए, ना कि राज्य के सरकार के अनुकूल। गांव के द्वारा जिले के प्रबंधक वर्ग का निर्वाचन हो। किसके द्वारा? गांव, ग्रामीण या कहें कि ग्रामों के द्वारा जो है जिले के जो प्रबंधक है उसका निर्वाचन होना चाहिए। वो जिले के प्रबंधक के द्वारा प्रांतों के प्रबंधकों का, और उसी प्रकार प्रांतों के प्रबंधकों को द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। तो ये पद्धति इन्होंने बताई थी। तो इसी पद्धति के द्वारा जो है दोस्तों ग्रामीण व्यवस्था यहाँ पर सर्वशक्तिशाली हो जाती। ठीक है। तो निर्वाचन में खड़े होने वाले व्यक्तियों की योग्यता विशेष रूप से कठोर होनी चाहिए। सार्वजनिक पदों पर उनकी नियुक्ति वालों को वेतन नहीं मिलना चाहिए। तो इन सभी पदों पर कोई वेतन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने गांधी जी के तीनों पॉइंटों पर, तीनों बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा की है। उम्मीद करता हूं पूरा समझ आया होगा। और गांधी जी से संबंधित जितनी बातें थी उसमें, उसके ज्ञान कोश में, शब्दकोश में और ज्ञान में आपकी कुछ वृद्धि हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट कीजिए। सेशन को लाइक जरूर किया करें दोस्तों। शेयर आप करते, वैसे करते ही हैं शेयर, जो स्टूडेंट है फॉलो कर रहे हैं हमें कंटिन्यूअसली, वो शेयर करते हैं। और बार बार बोलने की मेरी आदत नहीं है दोस्तों, इसलिए बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन बिना बोले भी कुछ
भावनाओं को भी समझना सीखे आप लोग, ठीक है, चूंकि आप बीए के स्टूडेंट है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा अभी गांधी जी पर ही चलने वाला है, सत्याग्रह पर हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। सत्याग्रह के एक विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों।